Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear, everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. सभी बच्चों को गुड इवनिंग. आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिले. 3 या 4 मिनट का डिले हो गया, 5 मिनट का हो गया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, अगर सब कुछ सही है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, चलो. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सब कुछ सही है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, ओके. सो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक रिप्लाई कर दो कि रेडी, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं. ठीक है, चलो, दैट्स गुड. रेडी लिख के फिर आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सब लोग फोकस करेंगे. देन आई विल स्टार्ट इट. ओके, चलो. आज जो एक्चुअली मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो ना एक्चुअली जनरेटिंग फंक्शंस का प्री रिक्वेस्ट है. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं डायरेक्टली जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम एंड यू विल बी इन प्रॉब्लम्स. तो जनरेटिंग फंक्शंस को डायरेक्टली स्टार्ट, मतलब होता क्या है ना कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि चलो आज जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ते हैं. वो किताब निकालता है, वो रोजन निकालता है, या कोई भी आपकी मनपसंद जो भी है डिस्क्रीट मैथ्स की रेफरेंस बुक. आप क्या करते हो, आप किताब निकाली, आपने देखा टाइटल पे जनरेटिंग फंक्शंस, पेज नंबर 450 500 ओपन किया, जनरेटिंग फंक्शंस की 4 लाइन शुरू की, पढ़ी, किताब बंद कर दिया, और फिर आपके दिमाग में ये हो गया कि जनरेटिंग फंक्शंस हमें कभी नहीं आएगा. या तो अगर आपने बड़े बड़े इक्वेशंस देख लिए, 2-4 पन्ने जो क्यूरोसिटी में देखते हो कि चलो अगर पहला पेज नहीं समझ में आया तो एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते. प्रॉब्लम देखा, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस है वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, बंद कर दिया, फिर वहां से चले गए. खराब हो जाता है जनरेटिंग फंक्शन से, पढ़ने का मन नहीं करता. लेकिन बड़ी मस्त चीज है जनरेटिंग फंक्शन. हमारा 2 ही टॉपिक है बेसिकली कॉम्बिनेट्रिक्स में, जनरेटिंग फंक्शंस और रिकरेंस रिलेशन. लेकिन जनरेटिंग फंक्शंस को मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता हूं. अगर आपने देखा होगा तो मैंने टाइटल आज का जो है वो जनरेटिंग फंक्शंस नहीं डाला है. आई थिंक ये पहली बार है कि जो मैंने सारी चीजें सही रखी हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब ये टोटल 50 to 60 लेक्चर्स में ये पहली बार होगा कि मैं सही लिख के लाया हूं कि लेक्चर नंबर 5 है आज का. ठीक है, जो है कॉम्बिनेट्रिक्स का. दूसरा, जनरेटिंग फंक्शंस मैंने टाइटल डाला है, लेकिन जो आज हम लोग सब टाइटल्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट. तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. तो बाइनोमियल एक थोड़ा सा समझ जाते हैं. ठीक है, कुछ लोगों को इसमें आती होंगी चीजें, कुछ लोगों को नहीं आती होंगी, कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये तो पुरानी चीज है, मैंने 11th या 12th में पढ़ी है. अगर आपने 11th और 12th में भी पढ़ी है तभी भी मैं आपको एक डिफरेंट इनसाइट दूंगा. अगर आपने 11th और 12th में नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं आप लोगों को यहां पर, अगर आप पहली बार पढ़ने आए हो तो भी मैं आप लोगों को प्री रिक्वेस्ट बना के जाऊंगा. तो जनरेटिंग फंक्शंस की शुरुआत करते हैं यहां से. अब सबसे पहली जो चीज है, मैं अगर यहां पर लिखूंगा, चलो पढ़ते हैं, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक. अब अगर मैं लिखूं यहां पर कि लेट्स कंसीडर कि मैंने लिखा कि a प्लस बी एंड देन इट इज स्क्वायर, देन आई विल बी राइटिंग कि a स्क्वायर, और फिर मैं लिखूंगा कि यहां पर 2ab होगा, और फिर मैं लिखूंगा कि इट विल बिकम b स्क्वायर.
अब आपने बोला कि सर आप तो इतना बोल रहे थे कि जब जनरेटिंग फंक्शन चालू हो जाएगा तो फिर एकदम भूकंप आ जाएगा, दीवारें हिलने लगेंगी, ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के नाम पे आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है a प्लस बी विच इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं जनरेटिंग फंक्शन से अभी स्टार्ट भी नहीं किया हूं, ये प्री रिक्वेस्ट है आज का बेसिकली जनरेटिंग फंक्शंस का। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि जब मैंने लिख दिया कि a प्लस बी इट इज स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ऑपरेशन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसके एक्सपांशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इसका एक्सपांशन जो होता है वो ये होता है कि a प्लस बी फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर लिख दिया a प्लस बी, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ। मैं इनके बारे में डिस्कशन ही नहीं करने आया हूं। मैं आज आपको काउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो है वो बेसिकली काउंटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्सपांशन ऑफ दिस बट वी आर इंटरेस्टेड इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपांशन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि यहां पर आएगा 1 और 1 के बाद में अगर आप देखोगे तो फिर मैंने लिखा है कि 1 डॉट ए स्क्वायर बराबर, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हम लोग ने लिखा है 2 और उसके बाद में फिर मैंने यहां पर लिखा है कि इट विल बी 2ab। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन बट वी आर इंटरेस्टेड इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ए स्क्वायर के पहले में देखूंगा तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वहां पर 1 लिखा हुआ है, ए बी के पहले जो है वो बेसिकली 2 लिखा हुआ है और बी स्क्वायर के पहले 1 लिखा हुआ है। इस कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इस कोएफिशिएंट को समझने के लिए हम लोग a प्लस बी स्क्वायर को देखेंगे। तो a प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है कि एक ब्रैकेट में आपने a प्लस बी लिख दिया है और फिर दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है कि a प्लस बी लिख दिया है। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर झांक के देखोगे तो आपको दिखेगा प्रोडक्ट रूल और सम रूल, जो मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था वो यहां पर आपको दिखेगा। मतलब आप ये समझ जाओ कि एक बैग है उसमें से a प्लस बी लिखा हुआ है फिर इनटू करके फिर दूसरा लिखा है a प्लस बी। आप इसको ऐसा समझो कि हमारे पास में एक बैग है उसमें से या तो आप a निकाल सकते हो या तो आप b निकाल सकते हो। अगर आप इसमें से या तो a या तो b, जब कभी भी एडिशन होता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास में एक बैग है उसमें हमने लिखा है कि a प्लस बी, मतलब या तो आप a निकाल सकते हो और प्लस का मतलब होता है और, या तो उसका मतलब है कि b निकाल सकते हो। मतलब एक टाइम पे या तो आप a निकाल सकते हो या तो आप b निकाल सकते हो, एक ही टाइम पे आप दोनों नहीं निकाल सकते हो। सम रूल का यही मतलब होता है, जहां कहीं पर भी एडिशन आता है तो हमारे पास में क्या हो जाता है, और की कंडीशन आ जाती है, या तो हम इसे या कहते हैं या तो a या b। अब अगर इसको पहले वाले ब्रैकेट को छोड़ के अगर आप देखोगे तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और मल्टीप्लीकेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि हम साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पहले ब्रैकेट से आपने कुछ भी निकाल लिया, हमारे पास 2 ऑप्शन है पहले ब्रैकेट में, या तो a निकाल सकते हो या तो हम लोग b निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहां पर एंड लिखा हुआ है, उसके बाद में हम वापस जाएंगे तो वापस a और b लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सपांशन में, तो यहां पर लिखा है कि 1 डॉट ए स्क्वायर। इसका मतलब यह होता है कि एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे वी कैन टेक ए स्क्वायर आउटसाइड। 1 डॉट ए स्क्वायर, इसका मतलब यह होता है 1 डॉट ए स्क्वायर कि देयर इज ओनली वन वे we can take a square outside, we can take a square out। वो एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि यहां से आप a निकाल लो, ठीक है। अगर आपने a निकाला तो आप b नहीं निकाल सकते, फिर आपने a निकाल लिया फिर आपने मल्टीप्लाई किया और फिर यहां से आप a निकाल लो, तो एक ही तरीका है a स्क्वायर को बाहर लेने का। इसके कोएफिशिएंट में आते तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2 तरीके हैं a b को बाहर लेने के। अब अगर इसको मैं फिर से लिखूं यहां पर कि मैंने लिख दिया कि इट विल बी a प्लस बी और फिर मैंने लिख दिया कि इट विल बी a प्लस बी, तो ये कहता है कि a b कितने तरीके से बाहर आ सकता है, तो ये बोलेगा कि a b जो है वो 2 तरीके से बाहर आ सकता है। और वो कौन सा तरीका है, पहला आपने a यहां से निकाल लिया फिर मल्टीप्लाई कर लिया और फिर आपने b यहां से निकाल लिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप सेकेंड वाले से b निकाल लो और फिर आप फर्स्ट वाले से b निकाल लो और सेकेंड वाले से आप क्या कर लो, a कर लो, तो ये a इंटू बी हो गया प्लस b इंटू ए हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये बेसिकली 2ab दिखाता है। और ठीक उसी तरीके से 1 डॉट बी स्क्वायर का मतलब होता है कि एक ही तरीके से जो है वो आप b स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो मैं जैसा बोला कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्सपांशन ऑफ दिस बट आई एम इंटरेस्टेड इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन। इसके कोएफिशिएंट में मैं बहुत इंटरेस्टेड रखता हूं। जब मैं लिखता हूं 1 डॉट ए स्क्वायर
इसका मतलब ये होता है कि एक तरीका है ए स्क्वायर को बाहर लेने का। फिर मैं लिखता हूं 2ab, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? ये तो चीज आपने तो जो 7th या 8th ग्रेड में पढ़ी है, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ, मतलब मैं तो कुछ भी इतना डिफिकल्ट तो बता भी नहीं रहा हूं आप लोगों को। मतलब इट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से तुम नाम रखे हो उस तरीके से स्पैमर ही लग रहे हो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ आ जाएगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैं 1.a² लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से हम ए स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर इज ओनली टू वे वी कैन टेक ए बी आउटसाइड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तरीका यह है ए बी को बाहर लिखने का, दूसरा तरीका है कि बी ए को बाहर लिखने का, ठीक है? उसके बाद में मैंने क्या लिखा है कि 1.b²। अब 1.b² का मतलब क्या होता है? एक ही तरीका है बी स्क्वायर को बाहर लेने का। देयर इज ओनली वन वे वी कैन टेक b² आउटसाइड। अच्छा भाई, ये आप मुझे ये बता दो कि मैंने अगर 1.b² लिखा है तो इसका सिर्फ आप b² को कैसे बाहर लेके आओगे? आप लिखोगे कि भाई पहले वाले से b ले लो, दूसरे वाले से b ले लो। क्या कोई और तरीका है? कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है। इसको भी लिखने का एक ही तरीका है, इसको भी लिखने का एक ही तरीका है। या तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूं, लेट्स कंसीडर कि मैंने अगर लिखा है कि यहां पर a+b इंटू a+b, अगर मैं इसके ऊपर ध्यान दूं तो मैं यहां पर लिखूंगा कि मैं 2ab जब लेके आता हूं, ये 2ab का मतलब क्या हो गया कि देयर इज टू वेज, ठीक है? देयर इज टू वेज वी कैन टेक ab आउट, वी कैन टेक ab आउट। इसका मतलब यह होगा कि पहले वाले से मैंने ए निकाला तो दूसरे वाले से बी। इसको मैं और भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको और भी डिटेलिंग में लेके जाता हूं कि एक तरीका यह होगा कि आपने ए यहां से निकाल लिया और मल्टीप्लाई करके आपने बी यहां से निकाल लिया, या दूसरा तरीका है कि आपने पहले वाले से बी निकाला, मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले से ए निकाल लिया। तो एक तरीका यह हो गया, दूसरा तरीका यह हो गया। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास में कितने बॉक्सेस हैं? हमारे पास में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? और इन 2 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में a+b लिखा हुआ है। अब अगर 2ab को निकालने का मतलब यह हो गया कि आप 2 बॉक्सेस में से एक b को कैसे निकाल सकते हो? हाउ मेनी वेज वी कैन टेक, हाउ मेनी वेज, ठीक है? हाउ मेनी वेज वी कैन टेक 1b आउट फ्रॉम 2 बॉक्सेस, मतलब 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? सिर्फ बी के ऊपर ध्यान दो, 2 बॉक्सेस हैं और एक बी को ही निकालना है। या तो आप यहां से निकाल सकते हो या तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो इसको लिखने का मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि देयर आर 2 बॉक्सेस एंड आई वांट टू रिमूव ओनली वन, दैट आई कैन राइट इट डाउन इन दिस फॉर्मेट। ये सेकेंड वाली लाइन थोड़ी नहीं समझ में आई होगी, बट अभी थोड़ा आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है, मैं ना इसी चीज का ऑपरेशन कर रहा हूं। ये ऑपरेशन ये कर रहा हूं कि 2ab लिखा है तो देयर आर 2 वेज वी कैन टेक ab आउट, ठीक है? 2 तरीके से मैं ab को आउट ले सकता हूं। अब ये 2 तरीके से, मैं तो पहले ab के बारे में बात कर रहा था, अब ये ab को भी छोड़ के मैं सिर्फ b के बारे में बात कर रहा हूं कि एक काम करो, सिर्फ एक b को बाहर निकालो। अगर तुम एक बॉक्स से एक b को बाहर निकालोगे तो सीधी सी बात है कि आप दूसरे वाले से a निकालोगे। जैसे कि अगर मैंने यहां से अगर मैंने b निकाला तो सीधी सी बात है कि अब मैं यहां से a नहीं निकालूंगा, फिर यहां से मैं a निकालूंगा। मैं अपना पेस थोड़ा सा कम करता हूं। मैंने बोला मेरे पास 2 बॉक्सेस है, अब उन 2 बॉक्सेस में एक बॉक्स है, समझो a+b है, उसमें दूसरा बॉक्स है a+b। इन 2 बॉक्सेस में 2 b रखा हुआ है, एक b यहां पर है, एक b यहां पर है। अब अगर किसी ने पूछा कि आप 2 बॉक्सेस में से एक b कैसे निकाल सकते हो, तो मैं लिखूंगा कि दैट आई कैन डू इनटू 2c 1 वेज। अब जरा इसके एक्सपांशन के ऊपर आते हैं। इसका जो एक्सपांशन था वो फिर से मैं लिखता हूं। इसके एक्सपांशन में लिखा जाता है कि a+b², इसका मतलब होता है a², इसका मतलब होता है कि 2ab, इसका मतलब होता है b²। इसको और भी डिटेल में लिखा तो मैंने लिखा 1.a², और भी डिटेल में लिखा तो 2ab लिखा, और भी डिटेल में लिखा तो b² लिखा। अब अगर किसी ने पूछा कि ये 2ab का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा 2 बॉक्सेस में से एक b को मैं बाहर ले रहा हूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 बॉक्सेस में से 2 b को बाहर लूंगा, ठीक है? आउट ऑफ 2 बॉक्सेस हाउ मेनी वेज वी कैन टेक
टू बी एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। इसका मतलब ये होगा कि ये यहां पर a प्लस बी लिखा है इनटू ये लिखा है a प्लस बी, मतलब यहां से मैंने b लिख लिया, एट द सेम टाइम मैंने यहां से भी b निकाल लिया। मतलब दिस कैन वी कैन डू इन हाउ मेनी वेज, दिस वी कैन डू इन 2c 2 वेज। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूं तो मैं लिखूंगा 2c0 एंड देन फिर मैं लिखूंगा कि इट विल बी a स्क्वायर एंड b रेज टू 0। इसको मैं लिखूंगा कि दो बॉक्सेस हैं, उन दो बॉक्सेस में से एक b को बाहर निकालने का तरीका है a b। इसका मतलब है कि देर आर टू बॉक्सेस और इसमें से मैं 0a नहीं निकाल रहा हूं बट मैं 2b निकाल रहा हूं, तो दो बॉक्सेस में से 2b निकालने का ये 2c2 हो गया। हम लोग b के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये अपने आप आ जाएगा। दो बॉक्सेस में से एक b को बाहर निकालने का ये तरीका है, दो बॉक्सेस में से 0b निकालने का ये तरीका है। तो अब अगर किसी ने बोला कि 2c1 क्या होता है, तब आप बोलो कि दो बॉक्सेस में से एक b बाहर निकालना है, दो बॉक्सेस हैं उसमें से एक b आउट करना है। अब यहां पर ये जो 2c2 है ये क्या कहता है कि हमारे पास में दो बॉक्सेस हैं, उन दो बॉक्सेस में से दो बी को आउट करना है, टू बीज को क्या करना है, आउट करना है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन। ये चीज आपको समझ में आई क्या? ये वाली लाइन जो मैंने लिखा है प्रोडक्ट रूल सम रूल, वो समझ में आया कि नहीं आया? यहां से ये वाली पहली लाइन छोड़ दो, सेकेंड और थर्ड वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई वो बता दो मुझे। समझ में आया? ठीक है, थर्ड लाइन में फिर से बता दूंगा, थर्ड लाइन का कोई लोड नहीं है। आप ना ये थर्ड लाइन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2c0 और देन a रेज टू 2 और फिर b रेज टू 0, बराबर। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या कहता है। अच्छा, आप ना ये देखो, आप लोगों को एक चीज ये पता होगी, पहले मैं ये थोड़ा सा सिखा लेता हूं आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट है जिसको मतलब होता है NCX इट इज इक्वल्स टू NCN-X। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, NCX का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन दे देता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि A, B, C, हाउ मेनी वेज, ठीक है सुनना, नंबर ऑफ वेज टू टेक one element out, it is equals to 3c1। अगर आप इस बॉक्स में से जब a को बाहर लेते हो तो उतने ही तरीके से b और c को अंदर छोड़ देते हो। जब आप अगर आपने a को बाहर लिया तो उतने ही तरीके से आप क्या कर रहे हो, b और c को पुराने वाले सेटों में छोड़ दे रहे हो। मतलब अगर आपने यहां से a बाहर लिया तो b और c को छोड़ देते हो आप। तो अब यही चीज है कि आप जितने तरीके से एक एलिमेंट को बाहर लेते हो उतने ही तरीके से नंबर ऑफ वेज यू लेफ्ट, ठीक है, वी लेफ्ट टू एलिमेंट इनसाइड, वी लेफ्ट टू एलिमेंट इनसाइड, ठीक है। इसीलिए ये आपका हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। दैट इज NCX इट इज इक्वल्स टू NCN-X। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में 11C2 इट इज इक्वल्स टू 11C9 ऑप्शंस में ये दिया होता है, तुमको ये आता है, इसका मतलब यही है। तो 11C2 इट इज सेम एज 11C9। अब हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई, तो अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। 2C0 का मतलब क्या हो गया कि इसमें से आप कोई भी बी नहीं ले रहे हो। अगर कोई भी बी नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ए ही ले रहे हो ना दोनों में से। 2C0 का मतलब हम लोगों को किस पे फोकस करना था, बी के ऊपर फोकस करना था। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, बी रेज टू 0 लिखा। अब बी रेज टू 0 का मतलब है कि हम बी नहीं ले रहे। अगर हम बी नहीं ले रहे हैं, कितने तरीके से हम बी नहीं ले रहे हैं, जितने तरीके से हम बी नहीं ले रहे तो उतने तरीके से तो ए स्क्वायर ले रहे हैं ना। तो इसीलिए 2C0 ए स्क्वायर बी रेज टू 0 आया। 2C0 इज ऑल्सो वन वे। समझ में आया? अभी आया? अभी डाउट था?
ठीक है, ठीक है। अब ओके, आई थिंक दिस हैज बीन क्लियर। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो इसको मैं थोड़ा और भी डिटेलिंग में जाता हूं। अब जैसे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि a प्लस बी स्क्वायर एंड देन इट कैन बी रिटन एज 1.a स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 2ab लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कि 1.b स्क्वायर, मैंने ये वाली चीज लिखी थी। फिर उसके बाद में मैंने लिखा था कि इट विल बी 2c0 और फिर a रेज टू 0 b रेज टू 0, फिर मैंने लिखा कि 2c1, फिर मैंने लिखा ab, फिर मैंने लिखा 2c2, फिर मैंने लिखा a रेज टू 0 फिर b स्क्वायर। अब अगर ना आप a प्लस बी रेज टू 3 भी करोगे, जैसे मैं अगर लिखता हूं कि a प्लस बी रेज टू 3, तो मैं इसको लिखूंगा a रेज टू 3, फिर मैं लिखूंगा 3a स्क्वायर b, फिर मैं लिखूंगा 3ab स्क्वायर और फिर मैं लिखूंगा कि b रेज टू 3। इसका अगर मैं एक्सपांशन करूंगा तो यहां पर मुझे ये आता है कि 3c0 a रेज टू 3 b रेज टू 0, फिर ये 3c1, ये 3 बॉक्सेस हैं। अब यहां पर एक भी बाहर लेना है, तो 3 बॉक्सेस में से एक भी बाहर कितने तरीके से लोगे, 3c1 तरीके से लोगे। फिर ये आएगा a स्क्वायर और फिर ये आएगा b रेज टू 1, फिर ये आएगा 3c2 क्योंकि b स्क्वायर लेना है, तब ये आएगा a रेज टू 1 और फिर ये आएगा b स्क्वायर, फिर यहां पर आएगा 3c3 और a रेज टू 0 और b रेज टू 3। ये इसका एक्सपांशन है। जब अगर इस एक्सपांशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें ना बहुत सारे इनपुट निकल के आते हैं। पहला इनपुट ये होगा कि पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग, पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग। आप लोग यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि जो पावर a की है वो डिक्रीज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 1 हो गई और फिर यहां पर 0 हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो है कि पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग, पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग। पावर क्या है b का, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर पहले b0 था, फिर क्या हो गया, b1 हो गया और फिर यहां पर b2 हो गया। अब यहां पर भी आ सकते हैं, वही चीज देख सकते हैं। यहां पर a का जो पावर है, a का पावर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। a रेज टू 3 था, a रेज टू 2 हुआ, a रेज टू 1 हुआ, a रेज टू 0 हुआ। फिर पावर b का क्या हो रहा है, पावर b का इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, फिर 1 था और फिर 2 था, फिर 3 था, तो 0 1 2 और 3। अब दोनों का जो एडिशन है, पावर ऑफ बोथ a और b हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब अगर a प्लस बी रेज टू 3 है तो इसका पावर और इसका पावर 3 है, इसका पावर 0 है, इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इनका एडिशन 3 आ जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इनका एडिशन 3 आ जाएगा। इसका पावर 0, इसका पावर 3। तो आई कैन राइट द थर्ड पॉइंट कि पावर ऑफ a प्लस बी, पावर ऑफ a एंड b will always be n, will always be n, ठीक है। जो कुछ भी आप लोगे, if it is a plus b raised to n, ठीक है, इस तरीके से। तो पावर ऑफ a जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके बेसिस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया कि a प्लस बी रेज टू 4, तो मैं लिखूंगा 4c0 पहले लिख लूंगा, फिर लिखूंगा 4c1, फिर लिखूंगा 4c2, फिर लिखूंगा 4c3, फिर लिखूंगा 4c4। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, पावर ऑफ a क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो a रेज टू 4 b रेज टू 0, फिर लिखूंगा a रेज टू 3 b रेज टू 1, फिर लिखूंगा a रेज टू 2 b रेज टू 2। पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग, पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग। फिर लिखूंगा a b रेज टू 3, फिर लिखूंगा यहां पर a रेज टू 0, फिर लिखूंगा b रेज टू 4, और ये हो गया आपका इसका एक्सपांशन। ठीक इसी बेसिस पे मैं n टर्म्स का भी लिख सकता हूं। अब अगर मुझे n टर्म्स का लिखना पड़ेगा तो आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि a प्लस बी रेज टू n, देन आई विल राइट nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, then I will write nc1 and a raised to n minus 1 b raised to 1, then I will write nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2. Power of a is decreasing, power of b is increasing, and then maximum it goes to ncn and then a raised to n minus n और b raised to a raised to 0 और फिर b raised to n। ये मोस्टली क्या होता है मालूम है, ये ना सिर्फ, ठीक है। अब हो क्या रहा है मालूम है, अब इसमें क्या हो रहा है मालूम है हमारे पास में, कि हम लोग जो है ऊपर वाले में अगर हमको a को निकालना है, भाई अगर आप a को निकालो या b को निकालो, क्योंकि वहां पर एडिशन है, आप या तो b के ऊपर फोकस करो
या तो आप ए के ऊपर फोकस करो, चाहे किसी के ऊपर भी फोकस कर लो। हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। आप जितने तरीके से, अब अगर अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, आप जितने तरीके से एक बी को बाहर निकालोगे उतने तरीके से ए स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। आप जितने तरीके से बी स्क्वायर को बाहर निकालोगे उतने तरीके से ए बाहर आएगा। मतलब 3 में से अगर 2 बी बाहर आ रहा है तो सीधी सी बात है कि तीसरे वाले में से, अब यहां पर देखो, अब जैसे मैंने लिख दिया ए प्लस बी, फिर मैंने लिखा ए प्लस बी, फिर मैंने लिखा यहां पर ए प्लस बी। अगर मुझे 2 बी बाहर निकालने तो ये 2 बी को यहां से निकाल सकता हूं, यहां से फिर मैं 1 निकालूंगा। तो अगर आप बी के ऊपर फोकस करोगे तो बी आएगा, ए के ऊपर फोकस करोगे तो ए आएगा। दिस इज सेम, 3c0 इज सेम एज 3c3, दिस इज इक्वल्स टू 3c3, दिस इज इक्वल्स टू 3c2, दिस इज इक्वल्स टू 3c3। ये बराबर होता है ना, चाहे आप ए के ऊपर फोकस करो चाहे या बी के ऊपर फोकस करो, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग द सेम थिंग। मतलब इसका मतलब ही यही है कि अगर आप 2 बी को निकाल रहे हो तो 1 बी को छोड़ रहे हो, जितने तरीके से आप निकाल रहे हो उतने तरीके से छोड़ भी तो रहे हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ओके, सो इफ दिस हैज बीन क्लियर, कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस फॉर्मेट सच दैट कि a प्लस बी एंड देन रेज टू n, देन आई विल राइट कि समेशन ऑफ i दैट विल मूव फ्रॉम 0 टू n, और ये nci, फिर मैं लिखूंगा a रेज टू n माइनस i, और फिर मैं लिखूंगा b रेज टू i। तो इस कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें क्या करना सिखाता है मालूम है? ये हमें बताता है इसका काम क्या होता है। इसका हेल्प जो है ना वो काउंटिंग में ये होता है कि हम कितने तरीके से b रेज टू i को बाहर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। ये जो NCI होता है ना, ये क्या सिखाता है मालूम है हमें? ये सिखाता है कि इतने नंबर ऑफ वेज से, नंबर ऑफ वेज वी कैन टेक b raised to i outside, b raised to i outside in a box of in n boxes। समझ में आ गया इतना? प्लीज लेट मी नो दैट। बफर कर रहा है? ठीक है, अगर बफर कर रहा है तो आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। ब्लेम करने से अच्छा है कि आप पहले चेक कर लो अपना। आ गया समझ में? ग्रेट टीचिंग, थैंक यू सो मच भाई सजल भाई, तुम नए लग रहे हो। यस, यू कैन यूज दिस इन प्रोबेबिलिटी, नो प्रॉब्लम। आ गया ये? पहले मुझे बताओ सब लोग। ये क्लियर है? ठीक है, अभी भी ना सुनो, अभी भी ना कुछ बच्चों को मैं बताता हूं, अभी भी ना कुछ बच्चों को डाउट है इसमें, एंड आई नो दैट सम स्टूडेंट्स आर हैविंग ए डाउट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर हैविंग ए डाउट कि सर ये क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है मुझे, आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो ये a प्लस बी रेज टू n। हमने तो सिर्फ यही पढ़ा था, a प्लस बी द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यही बोलोगे ना? मैं इस चीज को रिलेट कर देता हूं एक रियल टाइम एग्जाम्पल से, मस्त वाला। निकालना क्यों है बस यही समझ में नहीं आ रहा। आदर्श मिश्रा तू रुक जा, बस तू रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा तू। मैं अगर तुझसे ये पूछूंगा, चल ये क्वेश्चन का आंसर दे दे, तुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी वेज we can select 6 students in a class of 10। Can anyone answer these questions to me?
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका पिछले जितना भी कुछ मैं पढ़ा है सब क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं, व्हाट विल बी योर आंसर? अरे वाह वाह मेरे प्यारे बच्चों, सब लोगों ने मुझे आंसर दे दिया कि सर इसका जो आंसर होगा वो होगा 10C6, राइट? ये सब लोगों ने मुझे आंसर दिया, दैट्स सो स्वीट। बराबर। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, प्लीज एंजॉय माय एक्सप्लेनेशन। अब ना मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सुनना। देखो 10 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है? ये स्टूडेंट नंबर 1, ये स्टूडेंट नंबर 2, ये स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, ये स्टूडेंट नंबर 10, ऐसे 10 बच्चे हैं। इन 10 बच्चों का, अब कोई भी यहां पर कोई भी कमेंट ना करे, सिर्फ सुनो। 10 बच्चे हैं, मुझे क्या करना है? 6 बच्चे सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट 6 स्टूडेंट्स। अब ये 6 स्टूडेंट्स मुझे अगर सेलेक्ट करने हैं यहां से, तो बड़े सेट से छोटे सेट में जाना है। अगर बड़े सेट में छोटे सेट में जाना है तो हमारा आंसर 10C6 होगा। दैट विल बिकम वेरी सिंपल। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपको बोलना नहीं है, बस पढ़ाने का मेरा तरीका है। अब ये जो 6 बच्चे हो सकते हैं, वो शुरू के 6 बच्चे हो सकते हैं, वो लास्ट के 6 बच्चे हो सकते हैं, या वो ऑल्टरनेट हो सकते हैं, या वो साथ में कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं। वो बेसिकली कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से 6 बच्चे हमको सेलेक्ट करने बस। सर ये चीज तो सही है, इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। लेट्स कंसीडर ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है, इसके पास में 2 पॉसिबिलिटी है। ये बंदा या तो सेलेक्ट हो सकता है या ये सेलेक्ट नहीं हो सकता है। नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, नॉट बीइंग सेलेक्टेड। अगर शुरू में आप 6 बच्चों को लेते हो तो ये सेलेक्ट हो सकता है, अगर लास्ट के 6 बच्चों को लोगे तो ये सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं और, ठीक है? सेकेंड वाला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 2, ऐसे करके 10 स्टूडेंट है। अब इसके पास में भी 2 पॉसिबिलिटी हुए, या तो ये सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है, और या तो ये, ठीक है, या तो ये सेलेक्ट नहीं हो सकता है, या तो ये सेलेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? लेट्स कंसीडर कि अगर वो सेलेक्ट हो रहा है, इसको मैं एक वेरिएबल दे देता हूं जिसका नाम है बी। अगर वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको मैं एक वेरिएबल दे देता हूं जिसका नाम है ए। बीच में क्या आया है? और आया है, तो इसमें आ जाएगा एडिशन। तो एक बच्चे का क्या हो गया? एक बच्चे का ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी। ए का मतलब है कि इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बी का मतलब है कि इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड बच्चे का भी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। थर्ड बच्चे का भी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। ऐसे करते करते लास्ट का जो 10वां बच्चा आएगा वो आएगा ए प्लस बी। अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। सेलेक्टिंग 6 स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्टिंग 6 स्टूडेंट्स, it means we have to take 6 B's out of 10 boxes, that means अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां से बी निकालूंगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां से बी निकालूंगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां से बी निकालूंगा। ऐसे अगर मैं 6 बी सेलेक्ट कर रहा हूं तो इट इज सेम एज selecting 6 student, it means 6B out of the boxes, which is same as finding the coefficient of b raised to 6। अब b raised to 6 के पहले जो कोई भी कोएफिशिएंट होगा वो मुझे ये बताएगा कि कितने तरीके से हम लोग 6 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट लिख के आया, कॉन्सेप्ट है NCI, a raised to n minus i और b raised to i। इसका मतलब ये b raised to 6 होगा, दोनों का एक्सपांशन 10 होता है तो ये a raised to 4 होगा, एंड देन द आंसर विल बिकम 10C6। इसके पहले का कोएफिशिएंट है 10C6, दैट विल बिकम माय आंसर। कि मैं डाकू एक नंबर दा, समझा? समझ में आया क्या? इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है। अरे अगर आप सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका पर्सपेक्टिव सुनना, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे करते करते मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है a प्लस बी, ये 10वें बच्चे के लिए, तो ये मैंने लिखा a प्लस बी रेज टू 10। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई सेलेक्टिंग 6 स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग 6 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा कि आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ b रेज टू 6, कोएफिशिएंट ऑफ b रेज टू 6। एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि a की पावर डिक्रीज होती है, b की पावर इंक्रीज होती है, बराबर। हमारा जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लेके आया वो a प्लस बी रेज टू n समेशन ऑफ i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू n, और फिर ये NCi a रेज टू n माइनस i b रेज टू i। जब अगर अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को b रेज टू i कैलकुलेट करना है, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ b रेज टू 6, तो i की वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10c6 a रेज टू 4 b रेज टू 6। अब ये b रेज टू 6 क्या कहता है, आप जितने, ये देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि a रेज टू 4 का मतलब क्या है, b रेज टू 6 का मतलब क्या है। मतलब जितने तरीके से आप 6 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो, उतने ही तरीके से आप 4 बच्चों को छोड़ भी तो रहे हो। अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि कितने तरीके से आप 4 बच्चों को छोड़ रहे हो, उसका भी आंसर 10c6 आएगा। कितने बच्चों को 6 तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, उसका भी आंसर 10c6 है। सो दिस विल बिकम योर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इट विल गिव्स द आइडिया कि आप कितने तरीके से b रेज टू समथिंग को बाहर ले सकते हो। क्लियर? हाँ 10c4 भी कर सकते हो यार, ये अंकित तुम लेट आए, उसके पहले ही मैंने ये चीज बता दी। 10c6 सेम है 10c4। इसी चीज को ना सुनना, इसी चीज को मैं ना दूसरे तरीके से बोलता हूं। लेट्स कंसीडर कि इसके फॉर्मेट में, लेट्स कंसीडर कि अगर मैं बोलता हूं इसका ना मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। देखो वेरिएबल चेंज करने से हमारा क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा है। अगर मैं लिखता हूं कि किसी बच्चे को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो उसको मैं लिखता हूं x रेज टू 1। x रेज टू 1 का मतलब ये हो गया कि उस बच्चे को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। या तो अगर नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं लिख रहा हूं x रेज टू 0। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, x रेज टू 1 x रेज टू 0, ऐसे करते 10। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स, फिर मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसका, 1 प्लस एक्स, एंड देन इट विल बी रिटन एज 1 प्लस एक्स रेज टू 10। ठीक है, अब ये देखना 1 प्लस एक्स रेज टू 10 में अपने को क्या सिलेक्ट करना है, 6 बच्चे, विच इज सेम एज द फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 6। ये बेसिक है जनरेटिंग फंक्शन का। ये क्या हो गया, ये आपकी जनरेटिंग फंक्शन, आपने किताबों में देखा होगा ना जनरेटिंग फंक्शन, वो किसके फॉर्मेट में देते हैं, इसके फॉर्मेट में देते हैं। भाई मैंने क्वेश्चंस का वेरिएबल चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया, बट मेरा मीनिंग वही है। अरे क्वेश्चंस के वेरिएबल तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, अपना जनरेटिंग फंक्शंस में देखोगे तो इसी के फॉर्मेट में लिखा होगा। तो इस हिसाब से आई होप दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, चलते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे। पुराना वाला कॉन्सेप्ट ये था, जब कभी भी मैं लिखता हूं कि a प्लस बी रेज टू n, तो इसका समेशन होता है कि i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू n, फिर मैं लिखता हूं NCi, फिर मैं लिखता हूं a रेज टू n माइनस i, फिर मैं लिखता हूं b रेज टू i। यही चीज मैं लिखता हूं, बराबर है ना। अब यही चीज मैंने यहां पर लिख दिया, NCi इंटू a रेज टू n माइनस i b रेज टू i। लेट्स कंसीडर अगर मैं a की वैल्यू 1 लिखता हूं और b की वैल्यू मैं अगर यहां पर 1 लिखता हूं, तो मेरा लेफ्ट साइड क्या आएगा, मेरा लेफ्ट साइड आएगा 1 प्लस 1 रेज टू n, और फिर यहां पर आएगा कि इट विल बी समेशन ऑफ i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू n। ये आ जाएगा आपका NCi, 1 रेज टू क्या आएगा n माइनस i, 1 रेज टू क्या आएगा i, एनीथिंग रेज टू 1 raised to anything will always become 1, and then it can be written as I that will be moving from 0 to n। ये हो जाएगा आपका NCi, ये हो जाएगा आपका 2 raised to n, which also be written as what, which also be written as NC0। ये चीज तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, NC1 NC2 फिर ये NC3 डॉट 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 NCn, इसी चीज को हम लोग 2 raised to n लिखते हैं।
दिस इज योर बाइनोमियल आइडेंटिटी, और ये आपको एल्गोरिथम में भी यूज होता है। ये इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इन आइडेंटिटी का जरूरत बहुत पड़ता है, एल्गोरिथम में पड़ता है आपको इनका जरूरत, हर एक जगह पे इसका जरूरत पड़ता है। तो आई कैन राइट इट डाउन NC0 प्लस NC1 NC2 एंड देन टिल नाउ NCN इट इज इक्वल्स टू 2 raised to n। क्लियर है ये? इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं एंड दूसरी आइडेंटिटी बताता हूं। अब जैसे एग्जांपल में ये देखना, हम लोगों ने ये चीज लिखी है, बराबर। मैंने क्या किया, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब अगर मैंने यहां पर a की वैल्यू, लेट्स कंसीडर कि इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन की 1 लिख दिया, और b की वैल्यू मैंने -1 लिख दी, ध्यान से सुनना जरा, फिर ये क्या हो जाएगा इस तरफ, इट विल बिकम 1 प्लस और -1 एंड देन रेज टू n, एंड देन आई विल राइट इट डाउन समेशन ऑफ i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to n। फिर मैं ये लिख दूंगा NCI लिख दूंगा। फिर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 रेज टू n माइनस आई, और -1 रेज टू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, बराबर है। अब आपको ये पता है कि एनीथिंग रेज टू 1 विल बिकम व्हाट, 1, राइट। ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा समेशन i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to n। उसके बाद में ये आ जाएगा आपका NCI, एनीथिंग रेज टू 1 विल बिकम 1, -1 रेज टू i। -1 रेज टू i आपको पता है कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव देता रहता है। तो अब अगर इस चीज को मैं आगे लिखूं तो ये आएगा आपका NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, इवन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए निगेटिव, माइनस NC3 प्लस ये NC4 डॉट डॉट डॉट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, इट इज सेम एज योर NC1 प्लस ये NC3 प्लस ये NC5। तो ऑड वाला एक तरफ आ जाता है, इवन वाला एक तरफ आ जाता है। क्लियर है ये वाला क्लियर हुआ? इनके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन गेट में बैठने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी जरूरत बहुत पड़ती है हर एक जगह पर। अगर ये क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना। सर अब जैसे मैंने यहां पर a की वैल्यू को 1 लिख दिया और फिर मैंने b की वैल्यू को लेट्स कंसीडर की 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड देन इट रेज टू n। फिर ये आ जाएगा समेशन ऑफ i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to n। उसके बाद में ये हो जाएगा NCI, फिर a की वैल्यू क्या है 1 रेज टू n माइनस आई, फिर ये 2 और फिर 2 रेज टू i। यहां पर ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3 रेज टू n। फिर उसके बाद में i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to n, ये हो जाएगा आपका NCI, एनीथिंग रेज टू 1 विल बिकम 1, और ये आ जाएगा 2 रेज टू i। अब अगर इस चीज को आप कैलकुलेट करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, विल बी गेटिंग 3 रेज टू n। इसके ऊपर ना एक गेट का क्वेश्चन था सबसेट वाला, सबसेट वाले में आपको जो आंसर आ रहा था वो इसके फॉर्मेट में आ रहा था कि 2 रेज टू 0, ठीक है, और फिर NC0 प्लस 2 रेज टू 1, फिर है ये NC1 प्लस 2 रेज टू 2, फिर ये NC2 डॉट 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 2 रेज टू n, फिर है ये NCN एंड देन इट इज इक्वल्स टू 3 रेज टू n। एक सबसेट का एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर ना ये चीज आ रही थी बनके, और ये चीज के बाद में आपको ये कैप्चर कैसे करना पड़ेगा, ये इट विल बी 3 रेज टू n। अगर ये चीज आपको पता है तो आप इमीडिएटली 3 रेज टू n मार्क करके निकल जाओगे। अगर नहीं पता है तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। 2021 में 2022 में आई थिंक सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर ना ये प्रॉपर्टी उस बीच में क्वेश्चंस में यूज होती है। तो सेट थ्योरी में भी कॉम्बिनेट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस जो बीच में ऐसे घुसेड़ देता है, उसके लिए भी अपने को परमुटेशन तो नहीं, लेकिन सेट थ्योरी में कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस और बाइनोमियल वाली ये कोएफिशिएंट से बड़ा तगड़ा होना चाहिए। सर मजा आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताते जाओ। ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई? स्लाइड चाहिए तो मैं एक बार और दिखा देता हूं, क्लियर है? डन, फटाफट बताते रहो।
ठीक है सर, इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाओ। अरे इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा के कोई मतलब नहीं है। हाँ इसके ऊपर है, अपने पास बहुत चीजें हैं भाई। आप ना ये देखो, ये पूरा मैंने भर के पढ़ा रखा है। आपके पास में ये क्वेश्चंस है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, इनको क्लोज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट आई कैन राइट इट डाउन। अब जैसे ये क्या है, ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, बट आपके इसमें है। अब जैसे ये पहला वाला है, what it will be saying, it will be summation of k that will be 0 to n, और ये हो गया nck, ठीक है, ये हो गया आपका nck and then it will be 5 raised to k। तो आपको पता है कि 1 के ऊपर वो है, ठीक है, 1 raised to anything will become 1, तो what it will become, it will become 1 plus 5 and then raised to n, then it will become 6 raised to n। तो इसका जो है द टोटल फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट आएगा 6 raised to n। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एल्गोरिथम में ये वाला बहुत यूज होता है, तो इसके ऊपर भी फोकस कर लियो, ठीक है। आंसर्स भी हैं, यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड यू कैन इजीली गेट इट। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको बाद में आप कर लेना, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, आई मीन दैट इज माई प्रॉब्लम, बट आप लोग को इजीली आ जाएगा, दैट्स नॉट एन इश्यू, राइट। क्लियर है एवरीवन? अब मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा, ठीक है। बोलो फटाफट यार, ये तो इजी चीजें हैं, इस तो फटाफट बच्चों वाला कैलकुलेशन है। हाँ 1 raised to समथिंग दिस फटाफट खटाखट बढ़ गए आगे। इन चीजों को याद होनी चाहिए, ये चीजें तो बहुत मजा आती है। अगर एल्गोरिथम में मैं बता रहा हूं, आई थिंक जब वो खलील सर जो कैलकुलेट करवाते होंगे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक किसमें मालूम है, वो जो कैलकुलेट करवाते हैं ना वो ट्री मेथड वाले में, ठीक है, उसमें बहुत यूज होता है ये। सब्स्टिट्यूशन वाले में यूज होता है, ट्री मेथड वाले में यूज होता है। हाँ रिकरेंस मजा आता है, फिर ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है उसमें। ठीक है चलो। अच्छा एक चीज है ना, पास्कल्स ट्रायंगल भी हम लोग पढ़ते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल भी अपने को इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूं आप लोगों को। अब जैसे आप लोग ना इसका एक्सपांशन लिखते हो, किसका मालूम है, a प्लस बी रेज टू 3 का एक्सपांशन में अगर मैं इसके कोएफिशिएंट की बात करूं तो पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, और फिर आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। अब अगर मैं इसके कोएफिशिएंट के एक्सपांशन में लिखूं a प्लस बी रेज टू 4 के कोएफिशिएंट में, तो ये 1 आता है, फिर ये 4 आता है, फिर क्या आता है, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, 1 3 3 1 होता है ना, फिर ये 6 आता है, फिर ये 4 आता है, और फिर ये 1 आता है, राइट। एक्चुअली इसको हम लोग ना बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। a प्लस बी रेज टू 3 का मैं कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। अब अगर इस चीज को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें होता क्या है मालूम है, ये ना मस्त चीज है, ध्यान देना। जैसे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 3 और 3 का एडिशन हो जाएगा 6, ठीक है। इसी चीज को पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं या पास्कल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब जैसे ये 4 कैसे आया, इस 3 को ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल बन गई। इस चीज को हम लोग डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं और इस चीज को हम लोग डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। अब अगर मेरे को 5 वाला चाहिए तो ये लिख दूंगा 4 1 5 हो जाएगा, फिर इसको लिखूंगा 4 और 6 10 हो जाएगा, फिर इसको लिखूंगा 4 और 6 10, फिर इसको लिखूंगा 4 और 1 5, फिर इसको लिखूंगा 1। तो इसको भी मैं आसानी से लिख सकता हूं, दैट आई कैन ट्राई टू राइट इट डाउन कि ये वाली जो चीज आएगी ये मेरी 1 आएगी। ये किसका कोएफिशिएंट है, a प्लस बी रेज टू 5 का। 4 और 1 हो गया 5, फिर 4 और 6 हो गया 10, फिर 4 और 6 हो गया 10, फिर 4 और 1 हो गया 5, और 1 को हम लोगों ने डायरेक्ट, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये बस हेल्प करने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। दैट्स नॉट एन इश्यू, दैट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ये बड़ा मस्त चीज है, इसको देखते जाओ। अच्छा अब ना एक बात ध्यान रखना कि इसके एक्सपांशंस बड़े इजी होते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर माइनस हुआ तो क्या। अब जैसे अगर समझो कि माइनस होता है तो माइनस में कहीं भी होता है, जैसे एग्जांपल के लिए a माइनस बी का अगर एक्सपांशन होगा कोई भी चीज का, ठीक है, तो इसके लिए सेम यूज करना है, बट ऑल्टरनेट प्लस और माइनस यूज कर लेना, ठीक है। फॉर माइनस, ठीक है, फॉर माइनस, ठीक है,
यहां पर लिख देता हूं मैं यूज, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को अगर यूज करना है a माइनस बी द होल 5 रेज टू 5, तो प्लस माइनस फिर माइनस। अब जैसे अगर मैं a माइनस बी रेज टू 3 का एक्सपांशन करता हूं तो लिखता हूं a माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर मैं लिखता हूं माइनस बी रेज टू 3। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर माइनस लिखूंगा, तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। और ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है। तो अपने को ये मतलब बड़ी छोटी बात है, मतलब इस बात का मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं कि इसको ऐसे भी लिखा जाए। अब जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर कुछ बता सकता हूं तो ये देखना, इस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस 1 को हम लोग लिखते हैं 4C0, इस 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस 4 को हम लोग लिखते हैं 4C1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 4C2। अच्छा 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 4C3, फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 4C4। सर ये वाला समझ में नहीं आया। अरे भाई जब मैं आपको a प्लस बी रेज टू 3 का एक्सपांशन बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने लिखा था कि ये 3C0 होगा, 3C0 a रेज टू 3 b रेज टू 0। फिर इस चीज को हम लोग लिखते थे 3C1, मतलब कितने तरीके से b को बाहर ले सकते हो। अरे यही होता है ना यार, 3C1 a स्क्वायर b1, ये होता है 3C2, फिर a रेज टू 3 a रेज टू 1 और फिर b स्क्वायर, फिर ये हो गया 3C3 a रेज टू 0 फिर b रेज टू 3। इसका कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में फिर हम क्या लिखते हैं, यहां पर इस चीज को मैं लिख सकता हूं 3C2, और फिर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 3C3, बराबर। अब जरा ध्यान देना यहां पर। अब अगर आप देखोगे, एवरीवन विल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आप आगे क्या बताने वाला हूं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ना ये चीज देखना, जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप कुछ दूसरा भी ले सकते हो। अगर आप फोकस करोगे तो मुझे वैल्यू क्या मिली, मुझे मिला 3C1 को जब मैं ऐड कर रहा हूं 3C2 के साथ में, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, मेरे को वैल्यू मिल रही है 4C2 की। अब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, NCX लिख दिया प्लस NCX प्लस 1 लिख दिया, तो इसका आंसर आता है n+1 CX+1। ये चीज है पास्कल्स आइडेंटिटी। ये चीज समझ में आई क्या? प्लीज लेट मी नो दैट। क्लियर? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। हाँ, अब मैं जो बताने वाला हूं ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर 2 का फॉर्मेट लिखता हूं तो मैं 2 के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, मैंने ये 1 लिखा, फिर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यही लिखते हैं हम लोग, 2 + 1 3, 1 और 2 3, और फिर ये 1 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, राइट? एम आई राइट? ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग जरा, ठीक है? मैंने ये 2 यहां पर लिख दिया, फिर मैंने 1 यहां पर लिख दिया, तो ये 1 और 2 एंड देन आई विल गेट दिस आंसर, और फिर ये 1 और 2। अब जरा ये देखना, ठीक है? एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां से मैंने क्या उठाया, ठीक है, यहां से मैंने उठाया 1, फिर मैंने उठाया 3, तो 1 और 3 कितने हो गया, 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है? एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सीधी लाइन है एक्चुअली, ठीक है? इस सीधी लाइन में आपको यहां पर 1 मिलता है, ठीक है? ये 1 यहां नहीं है, लेट्स कंसीडर ये 1 मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये हो गया आपकी ये सीधी लाइन, और ये हो गया आपकी वाली टेढ़ी लाइन, ठीक है? तो अब अगर मैं इस चीज को लिखूंगा, ठीक है, इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन दिस थिंग्स, अगर मैं इस चीज को लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5C0, इसको मैं लिखूंगा 5C1, इसको मैं लिखूंगा 5C2, इसको मैं लिखूंगा 5C3, इसको मैं लिखूंगा 5C4, इसको मैं लिखूंगा 5C5। अब ये देखना, ये 1
और ये 3 और ये 6, दैट मीन्स 1 + 3 + 6 एंड देन आंसर आई विल गेट एज अ 10। अच्छा 1 की वैल्यू क्या है, 2c2 है, देन आई विल राइट दिस एज 2c2 + 3c2 + 4c2 और ये 10 की वैल्यू क्या है, दैट आई विल बी गेटिंग एज अ 5c3। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज को देखो जरा आप लोग, इसमें देखो ये इंक्रीज हो रहा है, 2c2 + 3c2 + 4c2 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 5c3। इसका ये जो है ये कांस्टेंट है, 2c2 फिर 3c2 और फिर 4c2, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं समेशन, ठीक है, यहां पर देखना ये इंक्रीज हो रहा है, 2c2 + 3c2 4c2। अगर मैं यहां पर इसके फॉर्मेट में लिख रहा हूं, लेट्स कंसीडर कि ये i है, ठीक है, IC2, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, एंड लेट्स कंसीडर कि अगर मैं इस चीज की i की वैल्यू को 2 से उठा के अगर मैं 4 तक लेके जा रहा हूं, तो 2c2 + 3c2 + 4c2, द आंसर आई विल बी गेटिंग, अगर ये 4 है तो ये मुझे को 5 मिल रहा है, अगर मैं इसको k लिख देता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग k + 1 और c, तो ये आ जाएगा आपका 3। ये आइडेंटिटी इसको हॉकिस्टिक आइडेंटिटी बोलते हैं। आई थिंक ये हम लोग ना जब वो वाला क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस में, कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस में ये वाला क्वेश्चंस आया था, किसी को याद आया? अंकित गुप्ता, ठीक है, ओके। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये ना देखो ये हॉकी की स्टिक जैसा दिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, बट ठीक है अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी यूज कर रहे हैं तो बिना इसके भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। अगर ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो दैट। अच्छा एक चीज आप याद रखो, यहां पर वैलिड है सारे केस के लिए, वैलिड है शुभम कुमार। अगर x + y⁻30 है और मुझे कोएफिशिएंट पता करना है, ठीक है, अब अगर मुझे कोएफिशिएंट पता करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻25 और लेट्स कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ y⁻10, तो हमें एक चीज ये पता है कि ये जो दोनों का जो एडिशन होता है वो हमेशा n आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर y⁻10 होगा तो x⁻, कितना होगा, x⁻, होगा 20। अगर x⁻20 होगा, y⁻10 होगा, तो टोटल वैल्यूज क्या आएंगी, टोटल वैल्यूज अपनी आएगी कि NCI, यही चीज होगी। तो n की वैल्यू क्या है, अच्छा इस चीज को मैं फिर से बता देता हूं, जब आप उन्हें ये करेंगे, अपना कोएफिशिएंट क्या है, अपना कोएफिशिएंट है NCI a⁻n-i b⁻i। ये किसके लिए होता है, ये a + b⁻n के लिए होता है और समेशन 0 to n के लिए होता है। इनका जो पावर होता है वो हमेशा n आता है और NCI के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ये चीज को मैं बोलूं कि कोएफिशिएंट ऑफ y⁻10, अगर y⁻10 होगा तो इन दोनों का कोएफिशिएंट हमेशा 30 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x⁻20 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 30c10, तो कोएफिशिएंट ऑफ y⁻10 विल बिकम 30c10। ये चीज समझ में आई, किसी को नहीं आई बताओ मुझे फटाफट। आ गया, ये क्लियर हुआ? या तो 30c10 लिख दो या तो 30c20 लिख दो, दोनों सेम ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्यूटेटिव है तो उल्टा नीचे करके भी लिख सकते हो। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, लेट्स कंसीडर कि मैंने लिखा कि 2x + 3y एंड देन रेज टू 30। अब अगर मुझे इसमें पूछना पड़ेगा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ y⁻10 कितना होगा, अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ y⁻10
अगर ये देखना y⁻10 का मतलब क्या होगा, उसके साथ में तो वो अकेला होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि 3y⁻10 होगा, और उसके बाद में फिर ये 2x⁻20 होगा, और फिर ये यहां पर आएगा 30c10। अब अगर इसका कोएफिशिएंट मुझे पता करना है y⁻10 का, तो व्हाट यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन 30c10, फिर 2⁻20, और फिर 3⁻10, फिर x⁻20, और फिर y⁻10। तो ये इसका पूरा कोएफिशिएंट हो जाएगा, एंड देन द आंसर वी विल बी गेटिंग इज 30c10, और फिर 2⁻20, और फिर 30⁻10। ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? अब अगर दो आइडेंटिटी है, ठीक है, अगर दो आइडेंटिटी है अपनी, तो ये दो आइडेंटिटी में एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। इसमें अपने बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे अगर ये होगा x+1/y के फॉर्मेट में हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि 2 फिर -1/3y के और y/3 के फॉर्मेट में हो सकता है, raised to 30 इसके फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी के भी फॉर्मेट में हो सकता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समझ में आ गया? तो ये चीज को मैं यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, ये अपने इंपॉर्टेंट का नहीं है, हाँ बस ये बताता है कि कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको फॉर्मेट में रख के इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब पॉइंट आता है कि 3 वेरिएबल होगा तो क्या, उसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो मल्टीनोमियल फॉर्मूला है, दूसरा अगर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल से ज्यादा का कोएफिशिएंट आता है। अब यहां पर ये जो राहुल ने जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन अपने को समझने लायक है। होता क्या है कि जब अपने पास में 2 टर्म होते हैं, इसको बाइनोमियल इसलिए बोला जाता है कि इसके पास में 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल से हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी का फंक्शन होगा, ठीक है, जब अगर एक ही सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शंस होंगे, तो होगा क्या मालूम है, तब अपने को जनरेटिंग फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, तब बाइनोमियल वहां पर फेल होता है। तो अब बाइनोमियल की तरफ से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब जहां पर बाइनोमियल फेल होगा तब हम लोग जाते हैं जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए। सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, मल्टीनोमियल वाला भी है कॉन्सेप्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट बाइनोमियल, यहां पर बाइनोमियल जहां फेल होता है, फिर हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ते हैं। तो ये इसका प्री रिक्वेस्ट है। जब अगर टर्म्स, अब अगर किसी ने पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल x + x² + x⁻³ + x⁻4 + x⁻5 raised to x⁻20 and raised to 5। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 इनटू दिस, अब अगर किसी ने पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10, तो इसमें तो हम बाइनोमियल यूज नहीं करने वाले, तब यहां पर बाइनोमियल आपका फेल होगा, इसीलिए तब हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब मैं बाइनोमियल पढ़ाता हूं, तो कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर आप बाइनोमियल क्यों पढ़ा रहे हो। मैं बाइनोमियल इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो ये कि बाइनोमियल हमको हेल्प कर रहा है काउंट करने के लिए। मैंने आपको काउंट करके दिखाया कि हमारे क्लास में 10 बच्चे, 6 बच्चे को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइनोमियल सब सिखा दिया, एक्सपांशन सिखा दिया, कोएफिशिएंट कैसे पता करते वो भी सिखा दिया, बट कहां फेल हो रहा है वो भी मैं बता दिया। तो फेल होने के बाद में फिर हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन फिर से अभी तक हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस यहां पर शुरू नहीं कर सकते। तो जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए अपने को बहुत सारी प्री रिक्वेस्ट चलेगी। तो पहला प्री रिक्वेस्ट हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इस चीज के ऊपर डायरेक्ट गेट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने जो बताया ये एक ब्रशअप था, हाँ, लेकिन जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा गेट में, दैट विल बी फॉर श्योर। यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन इसरो, यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन DRDO, बट यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन, स्पेशली बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर। अगर पूछा भी है तो मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, मतलब जितना मैंने अभी तक आपको बताया इसके अंदर ही गेट पूछेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लेट्स कंसीडर देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड आई एम डैम श्योर कि आपने 12th में ये चीज नहीं पढ़ी होगी, तो ये चीज आपके लिए नई है आज के लिए, और ये चीज आपके लिए गेट में है। तो अब
अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे तो दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो तीन चीजें होती है जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज हमने पार कर ली जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपना हो गया। दूसरा टॉपिक है अपना एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। तो चलो इसको पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्लियर एवरीवन, शैल वी स्टार्ट? बोलो भाई लोग। ठीक है, देखो अगर मैंने कभी 11C2 लिखा, ठीक है 11C2, सुनना जरा ध्यान से सुनो। अगर कभी मैंने 11C2 लिखा तो 11C2 को हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जो बच्चा एक्सपीरियंस नहीं होता है वो लिखता है 11 फैक्टोरियल, फिर वो लिखता है 2 फैक्टोरियल, फिर वो लिखता है 9 फैक्टोरियल। जो बच्चा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब जो बच्चे एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्चुअली जब इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं तो वो लिखते हैं कि यार देखो ये 11 हो गया, फिर ये 10 हो गया और फिर ये 9 फैक्टोरियल तक जाके रुक जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बेसिक की बात है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होती है। फिर ये 2 फैक्टोरियल हो गया और फिर ये 9 फैक्टोरियल हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये और ये तो चले ही जाएगा। तो इस चीज को 11 इंटू 10, ठीक है, फिर हम लोग इसको 2 इंटू 1 लिख देते हैं। तो अब अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने बोला कि 11C2 को आप लिखो तो आप उसको ये बोलना कि 11C2 को मतलब 11 को 2 टर्म में लिखना है। तो एक तो 11 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 10 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब अगर किसी ने नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछा तो आपको यही करना है। अब अगर किसी ने बोला कि भाई काम करो 11C3 लिखो तो आप क्या करोगे? अब पूरा सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको 3 टर्म में लिखेंगे। 11 लिखेंगे और फिर उसको लिखेंगे हम लोग 10 और फिर लिखेंगे 9। 3 टर्म हो गए ऊपर के, नीचे के फिर 3 टर्म, 3 इंटू 2 इंटू 1। यही चीज हम लोग बार बार करेंगे। ये एक्सपीरियंस बच्चे करते हैं। एक्सपीरियंस बच्चे में और नॉन एक्सपीरियंस बच्चे में यही होता है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने का फर्क होता है। जिस बच्चे ने ज्यादा सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस उसको उतना अच्छा आता है। अब जेई में भी देखो, जेई में भी मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग ने जेई पढ़ाते मतलब सॉरी जब जेई वाले बच्चे होते हैं ना तो उस जेई वाले बच्चों में भी वही चीज होती है कि कौन कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है। जेई में यही होता है, आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले रखे हैं, एक क्वेश्चन आया, तू फिट हो रहा, नहीं तू नहीं, तू फिट हो, एक काम चल हो गया क्वेश्चन। जेई यही है मैथ्स का, ठीक है। आई टीचर्स तो आई नो दैट। ठीक है, पजल जैसा होता है, मैथमेटिक्स पूरा पजल है। मैथमेटिक्स अगर किसी ने बोला मेरे को कि मैथमेटिक्स क्या है तो उसको मैं एक ही चीज क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करता हूं। मैथमेटिक्स को मैं 2 टर्म में डिफाइन करूंगा। एक चीज है आपकी पजल सॉल्व करना, दूसरा है मैथमेटिक्स को एंजॉय करना। गेट एग्जामिनेशन में और आईआईटी जेईई में क्या होता है मालूम है? एंजॉयमेंट नहीं है, पजल सॉल्व करना होता है। पजल सॉल्व करना कि आपके सामने आप लोगों ने देखा ना गेम वाला, पजल वाला, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज इस तरीके के गेम नहीं होते डब्बे वाले गेम, अरे क्या बच्चे खेलते ना यार वो पजल वाले, मैप वाला, वो ना वो उठाते हैं, वो देखते हैं अरे ये वाला जो है वो यहाँ फिट हो जाएगा, उसके 4 कोने होते हैं, अच्छा ये वाला फिट हो गया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। फिर वो दिखाते हैं इसका 3 कोने, ये कहाँ फिट होगा, अच्छा ये यहाँ पर फिट होगा। आईआईटी जेईई की मैथ्स, गेट की मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स यही है, जिक्सॉ, राइट, ठीक है। यही होता है आपका आईआईटी जेईई की मैथ्स और ये वाली मैथ्स। अब क्या होगा, आईआईटी जेईई की मैथ्स में भी डिस्क्रीट मैथ्स में भी वही है, क्वेश्चंस आया क्या फिट हो रहा है, अच्छा ये पजल ढूंढना है, ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ। लेकिन वहां पर आपको वो सारे जो कार्ड्स होते हैं वो सारे कार्ड्स आपके सामने होते हैं। यहां पर जब आप सोचते हो तो आपको कुछ कार्ड्स दिखते हैं, कुछ कार्ड्स नहीं दिखते हैं। अगर आपको सारे कार्ड्स दिखते हैं आप सारे क्वेश्चंस करके लेके चले जाओगे। अगर आपको सारे कार्ड्स, फिलॉसफी समझना, सारे कार्ड्स नहीं दिखते, सारे कार्ड्स नहीं दिखने का रीजन क्या है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ है। तो वो सारे कार्ड्स आपको तभी दिखेंगे जब आपका रिवीजन हुआ रहेगा। और ये चीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं, आई थिंक ये चीज सारे सब्जेक्ट्स में वैलिड होती है।
आपको बस पजल वो सॉल्व करना है। आपके सामने सारे कार्ड तभी दिखेंगे जब आप खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाओगे। ये चीज होती है मैथ्स, ये चीज होती है आपकी सारे सब्जेक्ट्स के। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो इस पे आते हैं। जब हम लोग ये, ठीक है, टुडे इज योर फर्स्ट डे, हाउ टू कवर बैकलॉग। भाई देखो, बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है कि पढ़ो। अब मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं दोपहर में खा लेता हूं। बुरा मत मानना जिसने भी ये पूछा है, मैं दोपहर में खा लेता हूं, फिर मुझे बड़ी नींद आती है और मैं 2 घंटे सो लेता हूं। ठीक है भाई, सो जा, क्या प्रॉब्लम है। सर इसको ओवरकम कैसे करें, इसको मैं कैसे ओवरकम करूं, इसको मैं कैसे ओवरकम करूं। आई मीन यू आस्क मी समथिंग सब्जेक्ट रिलेटेड, आप मुझसे सब्जेक्ट रिलेटेड बात करो ना। आप ये क्यों, आप ये क्यों, देखो यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आती है ये बात। आपको नींद आ रही है, देखो मैं एक चीज हमेशा आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों को हमेशा बता देता हूं, जब जब आपको नींद आए सो जाओ, ठीक है। मैं हमेशा भी ऑफलाइन में भी बच्चों को यही बोलता था और यहां पर भी आपको यही बोल रहा हूं, जब कभी भी नींद आए, पढ़ रहे हो नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बंद करो सो जाओ। अगर आपको नींद भी आ रही है और आप पढ़ भी रहे हो तो जिंदगी का आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको नींद भी आ रही है, आप पढ़ भी रहे हो, इसमें 2 कमियां होती है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो भाई काम कर, सो ही जा, सो ले, 6 घंटे 8 घंटे सो ले, सो के उठेगा, फ्रेश होगा, नींद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो मुझे, अरे बड़े ही अजीब अजीब तरीके से मेरे को डाउट आते हैं, इस टाइम तो बहुत अजीब अजीब डाउट होते। अब ये मत बोलो ना यार कि सर छोड़ के भाग गई तो मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, ठीक है, दैट्स 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 नॉट द थिंग, ठीक है, पढ़ाई करो और क्या करो। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो देख भाई, अगर किसी को बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है, तो सुन तो लो, ठीक है। नहीं वैसे मैं काउंसलिंग बहुत अच्छी करता हूं, ठीक है, मैं काउंसलिंग बड़ी अच्छी करता हूं। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है तो यू कम टू मी, आई विल लिटरली, आई विल हेल्प यू इन ऑल द कंडीशंस। एज ए टीचर आई विल हेल्प यू इन ऑल द कंडीशंस, ठीक है। बट आप ना मुझे, आप लोगों के डाउट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं, 2 चीजें होती हैं। एक चीजें ये होती हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी है और आप फैकल्टी से पूछ रहे हो कि सर ये बताओ कि इस चीज को मैं ओवरकम कैसे करूं, दिस इज रॉन्ग। एक दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं बट देयर आर समथिंग विच इज ट्रबलिंग मी। मैं बता रहा हूं, मैं आपकी हमेशा मदद करने की कोशिश करूंगा। आई एम ए वेरी गुड काउंसलर टू हेल्प यू इन ऑल द कंडीशंस, ठीक है। दूसरे जो बच्चे हो ना, वो मुझे बड़ी चिढ़ होती है उनसे। वो क्या करते हैं मालूम है सर, ऐसे मतलब एकदम लॉर्ड पुनीत स्टार वाले पोज में बैठते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे से पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है, मेरे को नींद आ रही है और मैं बताओ क्या करूं। ये कोई बात होती है पूछने वाली, ये कोई बात होती है पूछने वाली। या ये कोई, ठीक है। तो भाई 2 बच्चे हैं,
ठीक है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है और वो बोलता है कि सर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। अरे भाई तू मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, मैं कैसे मदद करूं। दूसरा बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, तुम्हारे मैसेजेस से मुझे लग जाता है कि तुम मेहनत करते हो नहीं करते हो। मैं लिटरली मैं मैसेज खोल के दिखाऊंगा तुम्हें ना, वो बोलते हैं सर मेरे को नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं। अरे मैं क्या बताऊं, नींद बहुत आती है तो सो जा। चलो पढ़ते हैं, फोकस करो यहां पर। चलो एवरीवन, हंस लिए तो अब पढ़ लो। चलो सब लोग यहां पर देखो। नहीं आज कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी है ये। यार देखो, अब अगर मैं 11C3 लिखता हूं, ठीक है, 11C3 लिखता हूं तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको 3 टर्म्स में लिखते हैं, 11, 10 और 9, फिर 3, 2, 1 लिखते हैं, राइट। अब अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखना, अगर मैंने NCK लिखा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा n, फिर मैं लिखूंगा n-1, फिर मैं लिखूंगा n-2, फिर मैं लिखूंगा kth प्लेसेस तक, और वो होगा n-k+1, और फिर दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। बराबर, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है अभी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां रिलेट करते चलेंगे हम, ये हो गया 11, फिर ये हो गया 11-1, और ये हो गया 11-2, और फिर ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, और ये थर्ड प्लेस है। तो ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, तो ये इसको जीरोथ प्लेसेस या फर्स्ट प्लेस जो भी ले लो आप, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ऐसे करके n-k+1। अब यहां पर आतंक शुरू होता है, ये लेट्स कंसीडर -NCK अगर आया तो इसी चीज को हम लोग एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। -NCK, अगर कभी भी आपका -NCK आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ऊपर वाला फॉर्मेट लिखेंगे, ध्यान से सुनते जाना। फिर इसको मैं लिखूंगा -n, फिर मैं इसको लिखूंगा -n-1, फिर मैं लिखूंगा इसको -n-2 डॉट डॉट डॉट, फिर मैं लिखूंगा -n-k, फिर +1, एंड देन दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय विच इज नथिंग बट योर k फैक्टोरियल। ठीक है, सेम ऊपर से हम रिलेट कर सकते हैं। -NCK आया तो -n, -n-1, -n-2, -n-k+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा, आएगा -n, -k, और फिर क्या है +1, ठीक है, फिर डॉट 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 -n-2, फिर आएगा -n-1, और फिर आएगा -n। फिर उसके बाद में दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये चीज तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दी, मतलब ये वाला पहले लिख दिया और फिर बाद में ये वाला लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, टेक -1 आउट, टेक -1 कॉमन, टेक -1 कॉमन। अगर ये -1 कॉमन लूंगा तो जैसा मैंने बताया कि ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, और ये क्या है, ये kth प्लेस है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये kth प्लेसेस तक है। अगर ये kth प्लेसेस तक है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप -1 बाहर लोगे तो इट विल बिकम -1/k, क्योंकि kth प्लेसेस तक है। फिर आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा n+k-1 डॉट डॉट डॉट, इट विल बिकम n+2, फिर ये होगा n+1, फिर ये आएगा n, एंड देन दिस होल थिंग्स विल बी डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। यहां तक बताओ कोई किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक प्लीज लेट मी नो दैट कि एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो दैट। यहां तक बता दो। यहां तक बता दो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये -NCK था, इसको मैंने लिखा -1/k,
फिर ये आ जाएगा आपका n प्लस के माइनस वन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका n प्लस टू, फिर ये आएगा n प्लस वन, फिर ये आएगा n, एंड देन दिस होल थिंग्स विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, k फैक्टोरियल। अब अगर मुझे इसको फॉर्मुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ना ये n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मुलेट करना मुझे। अब अगर ऊपर वाले को तुम देखोगे तो वो आएगा माइनस वन रेज टू के, ये n प्लस के ये कम होते होते n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा n प्लस के माइनस वन फैक्टोरियल एंड देन डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर क्या आएगा, दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस विल बी डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये आएगा आपका। अब अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा माइनस वन रेज टू के, फिर ये आएगा n प्लस के माइनस वन, फिर c k, एंड देन दिस विल बिकम योर माइनस एन सी के। ये फॉर्मूला है किसका, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से ये डायरेक्ट कैसे आया, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब अगर इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही, अगर इस चीज को सॉल्व करूंगा, इसको छोड़ो, इस चीज को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, इस मिलेगा n प्लस के माइनस वन फैक्टोरियल, उसके बाद में क्या मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा k फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में मिलेगा n प्लस के माइनस वन माइनस k फैक्टोरियल, तो k और k चले जाएगा, तो एट द एंड क्या मिलेगा, n प्लस के माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, यही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है वो मुझे हाँ बोल दो, और जिन बच्चों को सच में समझ में आ गया 5 बार इसको लिखो। कितने बार लिखना है, 5 बार। पांच बार लिखना है ये वाला चीज। इसको मैंने फॉर्मुलेट करने के लिए लिखा, ठीक है, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, जस्ट टू फॉर्मुलेट इट। हाँ, ये पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ये बॉक्स लिखना है ब्रो। ये वाला बॉक्स जो है वो 5 बार लिखना है, ये वाला बॉक्स जो है वो 5 बार लिखना है। ट्राई टू राइट डाउन 5 टाइम्स। माइनस एन सी के इट इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू के इंटू एन प्लस के माइनस वन सी के 5 टाइम्स। लिख लिया 5 बार। मैं सही बता रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं तो लिख लो। अरे कमेंट बॉक्स पे थोड़ी लिखना है यार, गंदे लोग। ये मेरे को बड़ी चीड़ होती है, कमेंट बॉक्स पे तुम लोग फॉर्मूला लिख के क्या प्रूव करना चाहते हो। पेपर पे लिखो। नोटबुक में लिख दिया, अगर टाइम बचा था तो कमेंट बॉक्स पे लिखेगा। कमेंट बॉक्स पे लिखने वालों, कमेंट बॉक्स पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। 5 बार लिख लिया, उसके बाद में फिर कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि चलो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं। बाबा सर देखेंगे तो बाबा सर प्रेस करेंगे। देख भाई, मैं ऐसा इंसान हूं ना, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, बट एक बात है, जहां तुम गलती करोगे वहां मैं तुम्हें डांटूंगा, टू मेक योर लाइफ, टू मेक यू एज अ गुड पर्सन। दैट्स इट। एंटरटेन, अरे वाह क्या लिखा है बंदे ने। लास्ट लाइन समझाने की जरूरत नहीं है ब्रो, लास्ट लाइन इसको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व खुद करो ना, आपको ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा।
13 बार लिख दिया, बहुत सही यार राकेश जोशी, बहुत सही सर। आई एम अमेज्ड बाय योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच। हो गया, बस भी कर धोनी सिंह भाई। चलो अब अगर ये चीज लिख दिया ना, ये कैलकुलेट करके बता दो मुझे, -11C2 -11C3 -1C0 -1C1, ये सारा कैलकुलेट करके बताओ। -1 है यार, -1 है, एंड देन डॉट, फिर n+k -1c हाँ इसमें -1 है, यहां पर भी है ना, ऊपर वाले में भी तो है -1, दैट्स माई मिस्टेक। ये कैलकुलेट कर लो। यार ये सब चीजें ना आप ना चंदन सर से पूछा करो, ठीक है, मुझसे ना ये सिलेबस के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, स्पेशली सिलेबस के बारे में कुछ रहे तो मुझसे पूछ लिया करो, आपकी कोई सच में परेशानी है तो मुझसे पूछ लिया करो। ये इसरो वाला एग्जाम, डीआरडीओ वाला एग्जाम, ठीक है, बीएससी वाले दे सकते नहीं दे सकते, ये सारी चीजें आप चंदन सर से पूछ लो, ही इज वेरी गुड इन टू दैट, बताने के लिए। देखो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा मेरे को वो ध्यान देना है, आपने मुझको एनालिसिस करके बताओ के की वैल्यू कब आपको पॉजिटिव दे रही है, कब आपको नेगेटिव दे रही है। इसमें ना मैं मिस्टेक्स भी बता दूंगा, 5 बार लिखाने का फायदा यही है कि आप, मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक्स करो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा पहला वाला स्टेटमेंट ये होगा 11C2 इट इज -NCK, तो n की वैल्यू 11 होगी और k की वैल्यू 2 होगी। यहां पर मिस्टेक पॉइंट ये होगा कि जब आप n की वैल्यू को -11 लिखोगे, ये कुछ बच्चों का मिस्टेक होता है, तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक, ठीक है। तो n की वैल्यू 11 होगी, इट इज नॉट माइनस। अब इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -1/k और फिर ये n+k -1 और फिर ये ck, -1/k का मतलब है -1/2। ये एक्चुअली अपने को क्या बताता है, ये बताता है कि अगर ये k की वैल्यू आपकी इवन होगी, ठीक है, तो टोटल आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये k की वैल्यू आपकी ऑड होगी तो ये जो टोटल होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव आएगा। जैसे -1² है तो ये टोटल आपका पॉजिटिव आएगा। n की वैल्यू क्या है 11, 11+2 -C2, तो इसकी जो वैल्यू है ये आएगा आपका 12C2, तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव टर्म। तो ये जो चीज आएगी आएगी 12C2 66, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। अब ये देखना ये 3 है तो इट विल बिकम -11 और 3 14 में से एक गया 13, इट विल बिकम -13C3 आ जाएगा ये। वेरी गुड वेरी गुड, राइट, दैट्स नाइस, ये बड़ी अच्छी चीज की, ये बड़ी अच्छी चीज की आपने। क्लियर है, मैंने यही कर दी मिस्टेक, मुझे पता है आप लोग कहां मिस्टेक करोगे, मैं आपके रग रग से वाकिफ हूं, कौन कहां पर मिस्टेक्स करेगा, कौन क्या करने वाला है, कौन गेट में फोड़ने वाला है, कौन पढ़ने वाला है, कौन स्पैम करने वाला है, सब पता है मेरे को। बाबा बहुत अंतर्यामी है। मेरी वो नोटबुक कहाँ गई, मैं पर्ची लिखता हूँ लोगों की, वहां रखी है नोटबुक, सब लोगों का नाम उसमें लिखा है मैंने, जो क्लास में आते हैं, मोस्टली जिनका मैं नाम पढ़ता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद में आई गो थ्रू योर चैट, तुम्हें पता है, नहीं पता होगा, तुम्हारी क्लास खत्म करता हूं, आई गो थ्रू दिस चैट एंड आई विल फाइंड इट आउट कि किस बच्चे ने क्या डाउट पूछा है, किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। बेस्ड ऑन योर डाउट आई विल राइट योर नेम्स। पर सर उससे हमारा क्या फायदा होगा, वो भी सही बात है, किसी न किसी दिन मुझे मिलोगे क्लास में, या तो तुम्हें डांट पड़ जाएगी या तो फिर मैं कुछ बता ही दूंगा। जैसे आयुष को मैं बताया था, आयुष आ नहीं रहा है 2-3 दिनों से क्लासेस में, गोल्डी भाई भी नहीं आ रहे, गोल्डी भाई भी कहीं बिजी है, या तो गोल्डी भाई को मैंने डांटा है तो शायद गोल्डी भाई रिप्लाई नहीं करते, क्लास में आते जरूर है। गोल्डी भाई क्या आप मुझे सुन रहे हो, क्लास में हो तो रिप्लाई कर देना, आज तो नहीं डांटूंगा तुम्हें। गोल्डी भाई नहीं है शायद,
ठीक है, ओके। सो व्हाट इज -1c0? 1 आएगा ये, एंड व्हाट इज -1c1? इट विल बिकम -1। क्या ये सही है मेरी वैल्यू? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही ब्रो। एंजॉय करो, सी यू डे आफ्टर टुमारो एंड बी रेडी विथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट। मैंने क्वेश्चंस कुछ इंक्लूड किए हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला 2-3 बार लिख लेना और याद रहेगा हमेशा के लिए। तो अच्छा, फॉर्मूला अगर मिले ना टाइम तो 4-5 बार लिख लिया करो, तो अपने को ना उतना रिवीजन करने के लिए उतना प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट ऑल।